नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं कुछ हास्य कहानियाँ। अकबरी लोटा, लेखक अन्नपूर्णानंद वर्मा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपया मासिक के करीब किराया उतर आता था। कच्चे बच्चे अभी थे नहीं, सिर्फ 2 प्राणी का खर्च था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ कभी आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन यकायक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। जान पड़ा कि कोई बुल्ला है जो बिलाने जा रहा है। उनकी ये दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल इस मीठी मार से तिलमिला उठे। उन्होंने किंचित रोष के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। मर्द की एक बात? हाँ जी हाँ, मर्द की एक बात। लेकिन जब 4 दिन यूं त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अब अगर न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? उसकी नज़रों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं उसे सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे। ये पहली ही बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर वे दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे? मर्द की एक बात, ये उसका फिक्रा उनके कानों में गूंज गूंज कर फिर गूंज उठता था। एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास हैं तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। ये शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपया या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। ये सच है कि कल रुपया न पाने पर उनकी स्त्री डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी? इस हंसी की कल्पना मात्र से लाला झाऊलाल की अंतरात्मा में मरोड़ पैदा हो जाता था। अभी पंडित बिलवासी मिश्र भी नहीं आए। आज ही शाम को उनके आने की बात थी। उन्हीं का भरोसा था। यदि न आए तो, या कहीं रुपये का प्रबंध वे न कर सके तो? इसी उधेड़ बुन में पड़े हुए लाला झाऊलाल धुर छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम पड़ी। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। आप जानते ही हैं कि हिंदू समाज में स्त्रियों की कैसी शोचनीय अवस्था है। पति नालायक को प्यास लगती है तो स्त्री बेचारी को पानी लेकर हाजिर होना पड़ता है। वे पानी तो जरूर लाईं, पर गिलास लाना भूल गई थीं। केवल लोटे में पानी लिए हुए वे प्रकट हुईं। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, साल ही 2 साल का बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि जैसे उसका बाप डमरू और माँ चिलमची रही हो। लाला झाऊलाल ने लोटा ले लिया। वे कुछ बोले नहीं। अपनी पत्नी का वे अदब मानते थे। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी की पत्नी न हुआ, वह पति कैसा? फिर उन्होंने ये भी सोचा होगा कि लोटे में पानी हो तो तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूं तो बाल्टी में जब भोजन मिलेगा तब क्या करना बाकी रह जाएगा? लाला झाऊलाल अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में ये नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो,
उन्होंने पता नहीं कभी ये भी नियम बनाया था या नहीं कि छत की मुंडेर के पास होकर पानी न पियो। जान पड़ता है इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। इसलिए लाला झाऊलाल ने कोई बुराई नहीं की और वे छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पीने लगे। पर मुश्किल से 2-1 घूंट वे पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा हाथ से छूट पड़ा। लोटे ने न दाहिने देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज ईजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय इस लोटे के पक्ष में थी। लाला झाऊलाल को काटो तो बदन में खून नहीं। ठठेरी बाजार ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। ये लोटा न जाने किस अधिकारी के खोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है और जो नक शिक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास उस अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। पूरा विवरण तो उन्हें पीछे प्राप्त हुआ था ये कि गली में गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकरा गया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर जा गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया। अपने मुंह को उसने खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि एक कुर्सी आंगन में रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। दूसरा एक जरूरी काम ये किया कि जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको निकाल बाहर किया। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठे और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे। मेरी समझ में ही इज डेंजरस ल्यूनेटिक, यानी यह एक खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल। नहीं, यह एक खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दी होती तो ये निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय हो क्या गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो अब क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बता दूं। चलिए। अभी चला? आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसका दाम दे सकता हूं। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी से लोटे का आप 50 रुपये दाम क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी सा बताते हैं? आश्चर्य है, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। ये जनाब, एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है मुझे। पूरा विश्वास है कि यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। ये बात? जी हाँ जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद जब अकबर दिल्लीश्वर हुआ
तब उसने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। ये लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में ही रहने का पता है, पर इसके बाद वह लापता हो गया। कलकत्ते के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार के हो गए। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे को लेकर क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा, उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान पर से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। ये बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैर पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। ये सब झोल है। दाम लगाइए, जो अधिक दाम दे वह ले जाए। यही सही। आप उसका 50 रुपया दे रहे थे, मैं 100 देता हूँ। मैं 150 देता हूँ। मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। ये कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी अब ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए। मेरे पास 250 से अधिक है नहीं। ये सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची फिर गई। उसने झपट कर लोटा उठा लिया और बोला, मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? जी हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही से ऐसी चीज़ें ले जा सकते हैं। पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ा जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को भी उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर 100 जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ बै कर दिया। पर कबूतर का एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को उसने बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लौर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने परसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। ये बात? हाँ, पर अब वे मेरे आगे दूर की नहीं ले जा सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी के एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहे हैं। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, आप मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर चले थे, पर आपको मिला कहाँ से? आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोंक कर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा। 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले अपने 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए।
रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद और सम्मोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच में अंतर्धान हो गए थे। वे लंबे डग भरते हुए गली में चले जा रहे थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे से, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से उसका संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के ज्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई लेकर लेट रहे और लेटकर मर गए। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक वे जीवित भये। चिकित्सा का चक्कर। लेखक बेढब बनारसी। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा हूँ। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता, पर मेरी कहानी किसी भारतीय विधवा से कम करुण नहीं है, यद्यपि मैं विधुर नहीं हूँ। मेरी आयु लगभग 35 साल की है। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा था। लोगों को बीमार देखता था तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। ये तो न था कि मेरे बीमार होने पर भी दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते, पर इतना अवश्य था कि मेरे लिए बीमार पड़ने पर हंटली पामर के बिस्किट, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते, दवा की बात और है, खाने को मिलते। यूडी कलोन की शीशियां सिर पर कोमल करों से बीवी उंडेल कर मलती, और सबसे बड़ी इच्छा तो ये थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए किसकी दवा हो रही है, कुछ फायदा है। जब कोई इस प्रकार से रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता है तब मुझे बड़ा मज़ा आता है, और उस समय मैं आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता हूं जब दर्शक लोग उठकर जाना चाहते हैं पर संकोच के मारे जल्दी उठते नहीं। यदि उनके मन की तस्वीर कोई चित्रकार खींच दे तो मनोविज्ञान के खोजियों के लिए एक अनोखी वस्तु मिल जाए। हाँ, तो एक दिन हॉकी खेल कर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया। शाम को भोजन कर लेने की मेरी आदत है, पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट ज़रा ज़्यादा खा गया था, इसलिए भूख न थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा। मैंने कह दिया कि आज स्कूल में मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा, विशेष न सही, साधारण सही, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था, संभव है मेरे आने में देर हो। मैंने फिर इनकार नहीं किया। उस दिन थोड़ा ही खाया। 12 पूरियां थीं और वही रोज वाली आध पाव मलाई। मलाई खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला आया है। रस तो होगा ही, कल संभव है कुछ खट्टा हो जाए। 6 रसगुल्ले निगलकर मैंने चारपाई पर धरना दिया। रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली। नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में मालूम पड़ता था कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कोंच रहा है, परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृत धारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती है। मैंने तुरंत उसकी कुछ बूंदें पान की, दोबारा दवा पी। तिबारा, पीतवा पीतवा पुनः पीतवा की सार्थकता उसी समय मुझे मालूम हुई। प्रातःकाल होते होते शीशी समाप्त हो गई। दर्द में किसी प्रकार कमी न हुई। प्रातःकाल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा। राय बहादुर डॉक्टर विनोद बिहारी मुखर्जी यहाँ के बड़े नामी डॉक्टर हैं। पहले जब प्रैक्टिस नहीं चलती थी तब आप लोगों के यहाँ मुफ्त जाते थे। वहाँ से पता चला कि डॉक्टर साहब 9 बजे ऊपर से उतरते हैं, इसके पहले वह कहीं जा नहीं सकते। लाचार दूसरे के पास आदमी भेजना पड़ा। दूसरे डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के सब असिस्टेंट थे। वे एक इक्के पर तशरीफ लाए। सूट तो वे ऐसा ही पहने हुए थे कि मालूम पड़ता था प्रिंस ऑफ वेल्स के वेलेटो में हैं।
ऐसे सूट वाले का एक्का पर आना वैसा ही मालूम हुआ जैसा लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। मैं अपना पूरा हाल भी न कह पाया था कि आप बोले, जबान दिखाइए। प्रेमियों को जो मज़ा प्रेमिकाओं की आंखें देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों की जीभ में आता है। डॉक्टर महोदय मुस्कुराए, बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए। 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। मैं तो दर्द से बेचैन था। डॉक्टर साहब साहित्य का मजा लूट रहे थे। चलते चलते बोले, अभी अस्पताल खुला न होगा, नहीं तो आपको दवा मंगानी न पड़ती। खैर, चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिएगा, वहाँ दवाइयाँ ताज़ा मिलती हैं। बोतल में पानी गर्म करके सेंकिएगा। दवा पी गई। गर्म बोतलों से सेंक भी आरंभ हुई। सेंकते सेंकते छाले पड़ गए, पर दर्द में कमी न हुई। दोपहर हुई, शाम हुई, पर दर्द में कमी न हुई। हटने का तो नाम दूर। लोग देखने के लिए आने लगे। मेरे घर पर मेला लगने लगा। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखें। हाँ, एक विशेषता थी। जो आता एक न एक नुस्खा अपने साथ लेता आता था। किसी ने कहा, अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा, चूना खिला दो। खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज बाकी नहीं रह गई जिसे लोगों ने न बताई हो। यदि भारतीय सरकार को मालूम हो जाए कि देश में इतने डॉक्टर हैं, तो निश्चय है कि सारे मेडिकल कॉलेज तोड़ दिए जाएं। इतने खर्च की आखिर आवश्यकता ही क्या है? कुछ समझदार लोग भी आते थे जो इस बात की बहस छेड़ देते थे कि असहयोग आंदोलन सफल होगा कि नहीं, ब्रिटिश नीति में कितनी सच्चाई है, विश्व आर्थिक सम्मेलन में अमेरिका का भाषण बहुत स्वार्थपूर्ण हुआ, इत्यादि। मैं इस समय केवल स्मरण शक्ति से काम ले रहा हूँ। 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी न हुई। कभी कभी कम हो जाता था, बीच बीच में जोरों का हमला हो जाता था, मानो चीन जापान का युद्ध हो रहा हो। तीसरे दिन तो ये मालूम होता था कि मेरा घर क्लब बन गया है। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर चर्चा छिड़ती थी कि पंडित बनारसी दास ने इस बार किसको पछाड़ा, प्रसाद जी का अमुक नाटक स्टेज की दृष्टि से कैसा है। हिंदी के दैनिक पत्रों में बड़ी अशुद्धियां रहती हैं। अब देश में अनार्किस्ट नहीं रह गए हैं। लॉर्ड विलिंगडन अब ब्रुक बॉन्ड चाय नहीं पीते। छतारी के नवाब टेढ़ी टोपी क्यों लगाते हैं और राय कृष्णदास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनवाते हैं। अर्थात लॉर्ड विलिंगडन और महात्मा गांधी से लेकर राम जियावन लाल पटवारी तक की आलोचना यहाँ बैठकर लोग करते थे। और यहाँ दर्द की वह दर्दनाक हालत थी कि क्या लिखूं। मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था। ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग। भला दर्द में क्या कमी हो। बीच बीच में लोग दवा की सलाह और डॉक्टर बदलने की सलाह और कौन डॉक्टर किस तरह का है ये भी बतलाते जाते थे। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कतरजी को बुलाने की सबकी सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है, डॉक्टर साहब के माँ बाप का दोष है। यदि मुझे उनका नाम रखना होता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता, परंतु ये यथा नाम तथा गुण। आपकी फीस 8 रुपए थी और मोटर का 1 रुपया अलग। आप लंदन के FRCS थे। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है, थोड़ा पानी गर्म कराइए, तब तक ये दवा मंगवाइए। एक पुर्जे पर आपने दवा लिखी, पानी गर्म हुआ, 2 रुपए की दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई कोंचकर दवा डाली। ये कह देना आसान है कि मेरा कलेजा निगाहों के नेज़े के घुस जाने से रेजा रेजा हो गया है, अथवा उनका दिल बरूनी की बर्छियों के हमले से टुकड़े टुकड़े हो गया है। पर अगर सचमुच एक ऑलपिन भी धंस जाए तो बड़े बड़े प्रेमियों को नानी याद आ जाए, प्रेमिकाएं भूल जाएं। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए। इसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया।
मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी। कोई 2 सप्ताह मुझे पूरा स्वस्थ होने में लगे। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कतर जी की दवा पीता रहा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती रही। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुख में डाल दी जाए तो वह भी तिलमिला उठे। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया, उन्हें धन्यवाद दिया। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता न होगी। वे बोले, ये तो आपकी इच्छा पर है, पर यदि आप काफ़ी एहतियात न करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। ये दर्द मामूली नहीं था, असल में आपको सीलियोसेंट्रिक कोलाइटिस हो गया था और उससे डेवलप कर पेरिकार्डियल हाइड्रेट्यूलिक स्टमकोलिस हो जाता। फिर ब्रह्मा भी कुछ न कर सकते। मालूम होता है कि आपकी श्रीमती बड़ी भाग्यवती हैं। अगर 6 घंटे की देर और हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। वो तो ये कहिए कि आपने मुझे बुला लिया। अभी कुछ दिनों आप दवा कीजिए। डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फड़क उठी। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या, बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है कि केवल हमारे डॉक्टर चूहानाथ को ही मालूम है। खैर, दवा जारी रखी। अभी 1 सप्ताह भी पूरा न हुआ था कि 2 बजे को एकाएक फिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था, उनका स्वरूप मेरी तड़पती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मैं सोचने लगा कि हुआ हमला किसी उन्हीं में से एक मर्ज का। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहां से आदमी बिना मांगी पत्रिका की भांति लौटकर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। इधर मेरी हालत क्या थी उसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्टहैंड से भी लिखें तो संभवतः समाप्त न हो। एरोप्लेन के पंखे की तेजी के समान करवटें बदल रहा था। इधर मित्रों और घरवालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए, पर डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस की भांति कोई न किसी की बात मानता था, न कोई निश्चय ही हो पाता था। मालूम नहीं लोगों में क्या बहस हुई, कौन कौन प्रस्ताव फेल हुए, कौन कौन पास। जहां मैं पढ़ा करहा रहा था उसी के बगल में लोग बहस कर रहे थे। कभी कभी किसी किसी की चिल्लाहट सुनाई दे जाती थी। बीमार मैं था, अच्छा बुरा होना मुझे था, फीस मुझे देनी थी, परंतु लड़ और लोग रहे थे। मालूम होता था कि उन्हीं लोगों में से किसी की जमींदारी कोई जबरदस्ती छीने लिए जा रहा है। अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई और आयुर्वेदाचार्य रसज्ञ रंजन, चिकित्सा मार्तंड, प्रमेह गज पंचानन, कविराज पंडित सुखड़ी शास्त्री के बुलाने की बात तय हुई। आधा घंटा तो बहस में बीता। खैर, किसी तरह से कुछ तय हुआ। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। कोई 45 मिनट बीत गए, पर वहां से न वैद्य जी आए न भेजे गए सज्जन का ही पता चला। एक ओर दर्द इनकम टैक्स की तरह बढ़ता ही चला जा रहा था, दूसरी ओर इन लोगों का भी पता नहीं। और भी बेचैनी बढ़ी। अंत में जो साहब गए थे वे लौटे। वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्रा देखा और कहा कि अभी बुध क्रांति वृत्त में शनि की स्थिति है। 31 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएगा और 1.5 घड़ी एकादशी का योग है। उसके समाप्त होने पर मैं चलूंगा, आप आधा घंटे में आइएगा। सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया, मगर वे कह आए थे, अतएव बुलाना भी आवश्यक था। मैंने फिर उन्हें भेजा। कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी पर तशरीफ लाए। आकर आप मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। आप धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफ़ेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेऊ था, जिसका रंग देखकर ये शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और न पूछा, पहले नाड़ी हाथ में ली। 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की। बोले, वायु का प्रकोप है। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर अंत्र में जा पहुंची है। इससे मंदाभि का प्रादुर्भाव होता है और इसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल का कारण होता है। संभव है मूत्राशय में अश्मन भी एकत्र हो।
कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध से एक दूसरे ही संसार में हो रही थी। आखिर मुझसे न रहा गया। मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी में से आपटे का कोष तो लेते आइए। ये सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं अपने होश में नहीं हूँ। मैंने कहा, दवा तो पीछे होगी, मैं पहले समझ तो लूं कि मुझे रोग क्या है। पंडित जी कहने लगे, बाबू साहब देखिए, आजकल के नवीन डॉक्टरों को रोगों का निदान तो ठीक मालूम ही नहीं, चिकित्सा क्या करेंगे। अंग्रेजी पढ़े लिखों का वैद्यक शास्त्र पर से विश्वास उठ गया है, परंतु हमारे यहाँ ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं कि एक बार मृत्यु लोक से भी लौटा लें। मुहूर्त मिल जाना चाहिए और अच्छा वैद्य मिल जाना चाहिए। इसके पश्चात वैद्य जी चरक, सुश्रुत, रस निघंटु, भेषज दीपिका, चिकित्सा मारतंड के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा, देखिए मैं दवा देता हूँ और अभी आपको लाभ होगा, परंतु इसके पश्चात आपको परपटी का सेवन करना होगा क्योंकि आपका शुक्र मंद पड़ गया है। गोमूत्र में आप परपटी का सेवन कीजिए, फिर देखिए दर्द पारद के समान उड़ जाएगा और गंधक के समान भस्म हो जाएगा। लिखा है, गोमूत्रेण समायुक्ता रस परपटिका नशिता मास मात्र प्रयोगेण शूलम सर्वे विनाशयेत। मैंने कहा, शुक्र अस्त नहीं हो गया, यही क्या कम है। पंडित जी गोमूत्र पिलाइए और गोबर भी खिलाइए। शायद आप लोगों के शास्त्र में और कोई भोजन रह ही नहीं गया है, इसी कारण से आप लोगों के दिमाग की बनावट भी विचित्र है। खैर, पंडित जी ने दवा दी, कहा कि अदरक के रस में इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर साहब, फीस दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी से पिंड छूटा। 2 दिन दवा की गई। कभी कभी तो कम अवश्य हो जाता था, पर पूरा दर्द न गया। CID के समान पीछा छोड़ता ही न था। वैद्य जी के यहाँ जब आदमी जाता तब कभी रविवार के कारण, कभी प्रदोष के कारण और शायद त्रिदोष के कारण ठीक समय से दवा ही नहीं देते थे। अब वैसी बेचैनी नहीं रह गई थी, पर बलहीन होता गया। खाना पीना भी ठीक मिलता ही न था। चारपाई पर पड़ा रहने लगा। दिन को मित्रों की मंडली आती थी, वह आराम देती थी कम, दिमाग चाटती थी अधिक। कभी कभी दूर दूर से रिश्तेदार भी आते थे और सब लोग डॉक्टरों को गाली देकर और मुझे बिना मांगी सलाह देकर चले जाते थे। मैं चारपाई पर इंटर्न था। आखिर मेरा विचार हुआ कि फिर डॉक्टर साहब की याद की जाए। जिस समय मैं ये जिक्र कर रहा था, एक कांग्रेसमैन बैठे हुए थे। ये सज्जन अभी जेल से लौटे थे। मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए थे। बोले, साहब आप लोगों को देश का हर समय ध्यान रखना चाहिए। ये डॉक्टर सिवा विलायती दवाओं के ठेकेदार के और कुछ नहीं होते। इनके कारण ही विलायती दवाएं आती हैं। आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को दिखलाइए। ऐसी खोपड़ी वालों से मैं क्या बहस करता। मैंने मन में सोचा कि वैद्य महाराज को तो मैंने देख ही लिया, कुछ और रुपयों पर ग्रह आया होगा, हकीम भी सही। एक की सलाह से मसीह हुआ हिंद, बुकराते जमा, सुकरातु शफा, जनाब हकीम आलुए बुखारा साहब के यहाँ आदमी भेजा। आप फौरन तशरीफ लाए। इस जमाने में भी जब तेज से तेज सवारियों का प्रबंध सभी जगह मौजूद हैं, आप पालकी में चलते हैं। मेरा अभिप्राय ये नहीं है कि पालकी रख दी जाती है अथवा कहार कंधे पर ले लेता है और हकीम साहब उसमें टहला करते हैं। मेरा मतलब ये है कि जब किसी के यहाँ आप बुलाए जाते हैं, तब पालकी के भीतर बैठकर आप जाते हैं। हकीम साहब आए। यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र और अपनी बेबसी का हाल लिखना चाहता हूँ, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र न करना मुझसे न हो सकेगा। सर्दी बहुत तेज नहीं थी। बनारस में यूं भी तेज सर्दी नहीं पड़ती। फिर भी ऊनी कपड़ा पहनने का समय आ गया था, परंतु हकीम साहब चिकन का बंददार अंगा पहने हुए थे। सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी। पाँव में पाजामा ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पाजामा बनने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था। उसने कपड़ा चुराया नहीं, सब का सब लगा दिया।
अथवा ये भी हो सकता है कि ढीली मोहरी के लिए कपड़ा दिया गया हो और दर्जी ने कुछ कतर ब्योंत की हो और चुस्ती दिखाई हो। जूता कामदार दिल्ली वाला था, मोजा नहीं था। रुमाल इतना बड़ा था कि अगर उसमें कसीदा कढ़ा न होता तो मैं समझता कि ये रुमाल मुंह अथवा हाथ पोंछने के लिए नहीं, तरकारी बांधने के लिए है। हकीम साहब के दाढ़ी के बाल ठुड्डी की नोक ही पर इकट्ठे हो गए थे। मालूम होता था कि हजामत बनाने का ब्रुश है। हकीम साहब पतले दुबले इतने थे कि मालूम पड़ता था अपनी तंदुरुस्ती आपने अपने मरीजों को बांट दी है। हकीम साहब में नज़ाकत भी बला की थी। रहते थे बनारस में, मगर कान काटते थे लखनऊ के। आते ही मैंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले, मिजाज कैसा है? मैंने कहा, मर रहा हूँ, बस आपका ही इंतज़ार था। अब यह ज़िंदगी आपके ही हाथों में है। हकीम साहब ने कहा, या रब, आप तो ऐसी बातें करते हैं गोया जिंदगी से बेजार हो गए हैं। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है? मरे आपके दुश्मन, नब्ज तो दिखलाइए। खुदावंद करीम ने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफू चक्कर होगा। मैंने कहा, अब आपकी दुआ है। आपका नाम बनारस में ही नहीं, हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इसीलिए आपको तकलीफ दी गई है। 10 मिनट तक हकीम साहब ने नब्ज देखी, फिर बोले, मैं ये नुस्खा लिखे देता हूँ, इसे इस वक्त आप पीजिए, इंशाअल्लाह ज़रूर शफा होगी। मैंने बगौर देख लिया, लेकिन आपका मैदा साफ नहीं है और सारे फसाद की बुनियाद यही है। मैंने कहा, तो बुनियाद उखाड़ डालिए, किस दिन के लिए छोड़ रहे हैं? हकीम आलू बुखारा साहब बोले, तो आप मुसहिल ले लीजिए, 5 रोज तक मुंजिज पीना होगा, इसके बाद मुसहिल। इसके बाद मैं एक माजून लिख दूंगा, उसमें ज़ोफ़ दिल, ज़ोफ़ दिमाग, ज़ोफ़ जिगर, ज़ोफ़ मैदा, ज़ोफ़ चश्म, हर एक की रियायत रहेगी। मुझसे न रहा गया। मैं बोला, कई ज़ोफ़ आप छोड़ गए, इसे कौन अच्छा करेगा? हकीम साहब ने कहा, जब तक मैं हूँ आप कोई फिक्र न कीजिए। एक सज्जन ने उनके हाथों में फीस रखी। हकीम साहब चलने को तैयार हुए, उठे। उठते उठते बोले, ज़रा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल दवाइयाँ लोग बहुत पुरानी रखते हैं। मेरे यहाँ ताज़ा दवाइयाँ रहती हैं। मैंने उनकी दवा उस दिन पी। वह कटोरा भर दवा, जिसकी महक राम घाट के सीवर से कंपटीशन के लिए तैयार थी, किसी प्रकार गले के नीचे उतार गया, जैसे अहलकार लोग अंग्रेज़ों की डांट निगल जाते हैं। दूसरे दिन मुंजिज़ आरंभ हुआ। उसका पीना और भी एक आफत थी। मालूम पड़ता था भरतपुर के किले पर मोर्चा लेना है। मेरी इच्छा हुई कि उठाकर ग्लास फेंक दूं, पर घर वाले जेल के पहरुओं की भांति सिर पर सवार रहते थे। चौथे दिन मुसहिल की बारी आई। एक बड़े से मिट्टी के बधने से दवा मुझे पीने को दी गई। शायद 2 सेर के लगभग रही होगी। एक घूंट गले के नीचे उतरा होगा कि जानबूझकर मैंने करवा गिरा दिया। बधना गिरते ही असफल प्रेमी के हृदय की भांति चूर चूर हो गया और दवा होली के रंग के समान सबकी धोतियों पर जा पड़ी। उस दिन के बाद से हकीम साहब की दवा मुझे पिलाने का फिर किसी को साहस न हुआ। खेद इतना ही रह गया कि उसी के साथ हकीम साहब वाला माजून भी जाता रहा। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ती जाती थी। कभी कभी दर्द का दौरा अधिक वेग से हो जाता था। अब लोगों को विशेष चिंता मेरे संबंध में नहीं रहती थी। कहने का मतलब ये है कि लोग देखने सुनने कम आते थे, वही घनिष्ठ मित्र आते थे। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता कि लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता था। किसी किसी ने राय दी कि जल चिकित्सा कीजिए। एक सज्जन ने कहा, ये सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है। बोले, साहब इन नन्ही नन्ही गोलियों में मालूम नहीं कहाँ का जादू है। साहब जादू का काम करती है, जादू का। एक नेचर क्योर वाले ने कहा कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेप कर धूप में बैठिए, 1 हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा।
हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर आए। उन्होंने कहा, देखिए साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं। मैं बीच में बोल उठा, समझदार न होता तो भला आपको कैसे यहाँ बुलाता। डॉक्टर महोदय ने कहा, दवा तो नेचर की सहायता करने के लिए होती है। आप कुछ दिनों तक अपना डाइट बदल दीजिए। मैंने इसी डाइट पर कितने ही रोगियों को अच्छा किया है, मगर हम लोगों की सुनता कौन है। असल में आप में विटामिन एफ की कमी है। आप नींबू, नारंगी, टोमेटो, प्याज, धनिया के रस में सलाद भिगोकर खाया कीजिए। हरी भरी पत्तियां खाया कीजिए। मैंने पूछा, पत्तियां खाने के लिए पेड़ पर चढ़ना होगा? अगर इसके बजाय घास बतला दें तो अच्छा हो, जमीन पर ही मिल जाएगी। इसी प्रकार जो आता इतनी हमदर्दी दिखलाता था कि एक डॉक्टर, हकीम या वैद्य अपने साथ लेता आता था। खाने के लिए साबूदाना ही मेरे लिए अब न्यामत थी। ठंडा पानी मिल जाता था, ये परमात्मा की दया थी। 3 बजे एक पंडित जी महाराज आकर एक पोथी में से बड़बड़ पाठ किया करते थे और मेरा मगज खाते थे। शाम को एक पंडित और आकर मेरे हाथ में कुछ धूल रख जाते कि महामृत्युंजय का प्रसाद है। इसी बीच में मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आईं। उन्होंने बड़े प्रेम से देखा। देखकर बोली, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि ये कुछ ऊपरी खेल है। मैंने पूछा, ये ऊपरी खेल क्या है नानी जी? बोली, बेटा, सब कुछ किताब में ही थोड़े लिखा रहता है, ये किसी चुड़ैल का फसाद है। मेरी स्त्री और माता की ओर दिखाकर कहने लगी, देखो ना, इसकी बरौनी कैसी खड़ी है, कोई चुड़ैल लगी है, किसी को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा, डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लग गए हैं, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर होगी? जब सब लोग चले गए तब मेरी स्त्री ने कहा, तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते? कुछ हो या ना हो, इसमें तुम्हारा हर्ज ही क्या है? कुछ खाने की दवा तो देंगे नहीं। परमात्मा की आज्ञा तो टाली जा सकती है, परंतु अपनी, या मैं तो कहूँगी किसी भले आदमी की स्त्री की आज्ञा कोई भला आदमी नहीं टाल सकता। मैंने कहा, तुम लोगों को जो कुछ करना है करो, मगर मेरे पास किसी को मत बुलाना। कोई ओझा या भूत का पचड़ा मेरे पास लेकर आया तो वहीं सन में मुजफ्फरपुर सम्मेलन में जो चप्पल पहनकर गया था उसी से मैं उठकर मरम्मत करने लगूंगा। श्रीमती जी बोली, अजी वह कोई ओझा थोड़े ही हैं, एमए पास हैं, कुछ समझा होगा तभी तो यह काम करते हैं। कितनी स्त्रियां रोज उनके पास जाती हैं, कितने पुरुष जाते हैं। बड़े वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने इसका अन्वेषण किया है। मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी न हुई। ओझा से तो किसी प्रकार की आशा क्या करता, पर बीच बीच में दवा भी होती जाती थी। अंत में मेरे साले साहब ने बड़ा जोर दिया कि ये सब झेलना इसीलिए है कि तुम ठीक दवा नहीं करते। होम्योपैथी चिकित्सा शुरू करो, सारी शिकायत गंजों के बाल की तरह गायब हो जाएगी। मैंने भी कहा, मुर्दे पर जैसे 20 मन वैसे 50। ऐसा न हो कि कोई कह दे कि अमुक सिस्टम का इलाज छूट गया। अब राय होने लगी कि किस होम्योपैथ को बुलाएं। हमारे मकान से कुछ दूरी पर होम्योपैथ डाकिया था। दिन भर चिट्ठी बांटता था, सवेरे और शाम 2 पैसे पुड़िया दवा बांटता था। सैकड़ों मरीज उसके यहाँ जाते, बड़ी प्रैक्टिस थी। एक और होम्योपैथ था, 4 पैसे फरमा दिन में पुस्तकों का अनुवाद करते थे और प्रायः साएं होम्योपैथी से 4-6 आने पैदा कर लेते थे। एक मास्टर भी थे जो कहा करते थे कि सच पूछो तो जैसी होम्योपैथी मैंने स्टडी की है किसी ने नहीं की। कुछ बहस के बाद एक डॉक्टर का बुलाना निश्चित हुआ। डॉक्टर महोदय आए। आप भी बंगाली थे। आते ही सिर से पांव तक मुझे 3-4 बार ऐसे देखा मानो मैं होनोलुलु से पकड़कर लाया गया हूँ और खाट पर लिटा दिया गया हूँ। इसके पश्चात मेडिकल सनातन धर्म के अनुसार मेरी जीभ देखी, फिर पूछा, दर्द ऊपर से उठता है कि नीचे से, बाएं से कि दाएं से, नोचता है कि कोंचता है, चिकोटता है कि बकोटता है, मरोड़ता है कि खरबोटता है। मैंने कहा कि मैंने तो दर्द की फिल्म तो उतरवाई नहीं है, जो कुछ मालूम होता है मैंने आपसे कह दिया। डॉक्टर महोदय बोले, बिना सिम्टम के देखे कैसे दवा देने सकता है,
एक एक दवा का वेरियस सिम्टम होता है। फिर मालूम नहीं कितने सवाल मुझसे पूछे। इतने सवाल तो आईसीएस वाइवा वोस में भी नहीं पूछे जाते। कुछ प्रश्न यहाँ अवश्य बतला देना चाहता हूँ। मुझसे पूछा, तुम्हारे बाप के चेहरे का रंग कैसा था? कै बरस से तुमने सपना नहीं देखा? जब चलते हो तब नाक हिलती है या नहीं? किसी स्त्री के सामने खड़े होते हो तब दिल धड़कता है कि नहीं? जब सोते हो तब दोनों आंखें बंद रहती हैं कि एक? सिर हिलाते हो तो खोपड़ी में खटखट आवाज आती है कि नहीं? मैंने कहा, आप एक शॉर्ट हैंड राइटर भी साथ लेकर चलते हैं कि नहीं? इतने प्रश्नों का उत्तर देना मेरे लिए असंभव है। फिर डॉक्टर बाबू ने 25 पुस्तकों का नाम लिया और बोले, फेरिंगटन ये कहते हैं, नैश ये कहते हैं, क्लार्क के हिसाब से ये दवा होगी। डॉक्टर साहब 15-20 पुस्तकें भी लाए थे। आध घंटे तक उन्हें देखते रहे, तब दवा दी। आपकी दवा से कुछ लाभ अवश्य हुआ, पर पूरा फायदा न हुआ। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊं। जो बात काशी में नहीं हो सकती, लखनऊ में हो सकती है। वहाँ सभी साधन हैं। सब तैयारी हो चुकी थी कि इतने में एक और डॉक्टर को एक मेहरबान लिवा लाए। उन्होंने देखा, कहा, ज़रा मुंह तो देखूं। मैंने कहा, मुंह जीभ जो चाहे देखिए। देखकर बड़े जोर से हंसे। मैं घबराया। ऐसी हंसी केवल कवि सम्मेलन में बेढंगी कविता पढ़ने के समय सुनाई देती है। मैं चकित भी हुआ। डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर को ये सूझी नहीं, तुम्हें पायरिया है, उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। मैंने कहा, तब क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें करना क्या है, किसी डेंटिस्ट के यहाँ जाकर सब दांत निकलवा दीजिए। मैंने अपने मन में कहा, आपको तो ये कहने में कुछ कठिनाई ही नहीं हुई, गोया दांत निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। खैर, रात भर मैंने सोचा। मैंने भी यही निश्चय किया कि यही डॉक्टर ठीक कहता है। डेंटिस्ट के यहाँ से पूछवाया। उसने कहलाया कि 3 रुपए फी दांत तोड़वाने में लगेंगे। कुल दांतों के लिए 96 रुपए लगेंगे, मगर मैं आपके लिए 6 रुपए छोड़ दूंगा। इसके अतिरिक्त दांत बनवाई 150 अलग। यह सुनकर पेट के दर्द के साथ साथ सिर में भी चक्कर आने लगा, मगर मैंने सोचा कि जान सलामत है तो सब कुछ, इतना और खर्च करो। श्रीमती से मैंने रुपए मांगे। उन्होंने पूछा, क्या होगा? मैंने सारा हाल कह दिया। वे बोली, तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चढ़ने गई है क्या? किसी कवि का तो साथ नहीं हो गया है कि ऐसी बातें सूझने लगी हैं। आज कोई कहता है दांत उखड़वा डालो, कल कोई कहेगा सारे बाल उखड़वा डालो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा नाक नोचवा डालो, आंख निकलवा दो। ये सब फिजूल है। तुम सुबह टहला करो, किसी एक भले डॉक्टर की दवा करो, खाना ठिकाने से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने सबका इलाज भी देख लिया। मैंने कहा, तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद कराए? कुछ दिन के बाद मैंने समझा कि स्त्रियों में भी बुद्धि होती है, विशेषतः 20 साल की आयु के बाद। दोस्तों, अभी आपने सुनी कुछ हास्य कहानियाँ। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।